प्रभाकर जी और उनकी पत्नी मीनाक्षी ने अपना पूरा जीवन अपने 2 बेटों अजय और विजय को पालने पोसने में लगा दिया। प्रभाकर जी एक सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापक थे और मीनाक्षी घर पर ही रहती थी। उन्होंने अजय को एक बड़ा वकील और विजय को एक सफल व्यवसायी बनाने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी और रिटायरमेंट के बाद मिली राशि खर्च कर दी। रिटायरमेंट के कुछ समय बाद प्रभाकर जी की सेहत बिगड़ने लगी और उन्हें नियमित रूप से महंगी दवाओं और देखरेख की ज़रूरत पड़ने लगी। पहले अजय ने माता पिता को अपने पास रखने की जिम्मेदारी ली। अजय और उसकी पत्नी शालिनी शहर के पास इलाके में एक आलीशान बंगले में रहते थे। जब प्रभाकर जी और मीनाक्षी उनके पास रहने आए तो शुरू में सब ठीक लगा, लेकिन धीरे धीरे शालिनी का व्यवहार बदलने लगा। उसे मीनाक्षी का कमरे में रहना और उसका थोड़ा बहुत सामान फैलाना और प्रभाकर जी की दवाइयों की बदबू बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक शाम जब प्रभाकर जी को अचानक चक्कर आ गया और मीनाक्षी घबराकर अजय को बुलाने गई तो शालिनी ने दरवाजे पर ही उन्हें रोक दिया। मम्मी जी, आप क्यों शोर मचा रही हैं? पापा जी का यह रोज़ का ड्रामा है। उन्हें अभी दवा दी है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगे। और हाँ, आपका बेटा अभी एक ज़रूरी ऑनलाइन मीटिंग में है। क्या आप जानती हैं कि 1 मिनट का कितना नुकसान होता है? कृपया इस तरह मेरे कामकाज में दखल ना दें, शालिनी ने कड़क आवाज़ में कहा। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, बहू, उनके पास पैसे नहीं हैं। डॉक्टर ने कुछ नए टेस्ट और दवाई लिखी हैं। कहाँ जाऊँ? हमारे पास तो कुछ बचा नहीं है। अजय को बोलो ना पैसे दे दे। शालिनी ने एक लंबी सांस ली और व्यंग से मुस्कुराई। मम्मी जी, आप भी ना। बाबूजी के रिटायरमेंट के बाद जो पैसे मिले थे वो हम दोनों भाइयों ने बराबर बांट लिए थे। याद है, अजय ने उन्हीं पैसों से इस घर का डाउन पेमेंट किया था। अब हमारे पास कोई फालतू पैसे नहीं हैं। अगर इलाज कराना है तो छोटे बेटे विजय के पास क्यों नहीं जाती? वो तो आपसे बहुत प्यार करता है। शालिनी की बातों से मीनाक्षी का दिल छलनी हो गया। उन्होंने अपने पति को सहारा दिया और रात भर उनकी देखभाल करती रही। प्रभाकर जी भी जब सब सुन रहे थे, सुबह होते ही उन्होंने मीनाक्षी से कहा कि वे अब और अजय के घर नहीं रहेंगे। जिस घर में हमारी इज्जत ना हो वहाँ की चारपाई हमें चुभती है। मीनाक्षी, प्रभाकर जी ने भारी मन से कहा। मीनाक्षी ने हिम्मत जुटाकर छोटे बेटे विजय को फ़ोन किया। विजय और उसकी पत्नी सीमा एक छोटी मगर खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। मीनाक्षी ने विजय को फ़ोन करके बताया कि वे अजय के घर से आ रहे हैं और उन्हें कुछ पैसों की सख्त ज़रूरत है। विजय ने तुरंत जवाब दिया, माँ, आप क्या मजाक कर रही हैं? आप लोग अजय भैया के पास सुख सुविधा में रह रहे थे और अब अचानक मेरे पास क्यों आना चाहते हैं? यह तो सरासर अन्याय है। आपको पता है मेरा व्यापार अभी मंदा चल रहा है और यह सब महंगी दवाएं मैं नहीं दे सकता। आप कुछ दिन अजय भैया के पास ही एडजस्ट कीजिए। मीनाक्षी ने रोते हुए कहा, विजय बेटा, तेरे पिताजी की हालत बहुत नाजुक है। हमें तुरंत कुछ पैसों की ज़रूरत है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ माँ।
अब यह इमोशनल ड्रामा बंद करो, विजय ने जरा नाराज़गी से कहा और फ़ोन काट दिया। मीनाक्षी एकदम टूट गई। प्रभाकर जी को उनकी उदासी देखकर और ज़्यादा कष्ट हुआ। अजय ने उन्हें चुपचाप एक टैक्सी में बिठाया और बस अड्डे पर छोड़ दिया। मीनाक्षी और प्रभाकर जी निराश होकर एक बेंच पर बैठे थे। उनकी आँखों के सामने सब कुछ धुंधला था। तभी वहाँ एक पुराना मित्र रघुवीर, जो बचपन में प्रभाकर जी के स्कूल में चपरासी का काम करता, आ गया। रघुवीर अब एक छोटे से गैराज में मैकेनिक का काम करता था। रघुवीर ने उन्हें पहचान लिया और पास आकर उनके पांव छू लिए। गुरुजी, आप यहाँ? क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? मीनाक्षी ने रोते हुए सारी कहानी बता दी। रघुवीर का दिल भर आया। उसने तुरंत अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और कहा, गुरुजी, आप चिंता मत करें। आपके कितने उपकार हैं मुझ पर। आपने मेरी बेटी की पढ़ाई में मदद की थी, जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। यह थोड़ा सा पैसा है, आप दवाइयाँ ले लीजिए और आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर में एक कमरा खाली है, आप दोनों वहीं आराम से रहिए। प्रभाकर जी और मीनाक्षी को रघुवीर में अपने बेटों से ज़्यादा अपनापन महसूस हुआ। वे रघुवीर के साथ उसके छोटे से घर आ गए। रघुवीर ने उनकी सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ी। रघुवीर की देख रेख के बावजूद प्रभाकर जी की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही थी। एक रात उन्होंने मीनाक्षी से कहा, मीनाक्षी, हमारे बेटों को सुख सुविधा देने के लिए हमने अपना सब कुछ दे दिया, पर उन्होंने हमें सहारा नहीं दिया। मुझे अफसोस है कि मेरे बच्चों को रिश्तों की कीमत मालूम नहीं है। इतना कहते ही प्रभाकर जी को दिल का दौरा पड़ा और रघुवीर जी के घर पर ही उनकी मृत्यु हो गई। मीनाक्षी ने रोते रोते अजय और विजय को फ़ोन किया। दोनों बेटे आए तो पर उनका व्यवहार दिखावे का ही था। 13वीं का कार्यक्रम हुआ और दोनों बेटे अपनी पत्नियों के साथ यह कहकर चले गए कि माँ, आप रघुवीर के पास ही रहें, वह आपका ध्यान रख रहा है। हमारे पास अभी वक्त नहीं है। मीनाक्षी रघुवीर के घर में ही रहने लगी। रघुवीर ने उन्हें माँ की तरह रखा और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखा। एक दिन अजय और विजय दोनों एक साथ मीनाक्षी से मिलने आए। वे बहुत विनम्र लग रहे थे। माँ, हमने सुना है कि गांव वाली पुरानी ज़मीन की अच्छी कीमत मिल रही है। क्यों ना उसे बेचकर हम सब आपस में पैसे बांट लें? अजय ने मीनाक्षी से पूछा। मीनाक्षी को अपनी पहली कहानी याद आ गई। उन्होंने अजय और विजय की तरफ देखा और एक ठंडी सांस ली। बेटा, तुम दोनों को जो देना था तुम्हारे पिताजी पहले ही दे चुके हैं। रही बात इस ज़मीन की, तो इसे मैं नहीं बेचूंगी। विजय ने तुरंत कहा, पर क्यों माँ, हमें भी तो पैसों की ज़रूरत है। मीनाक्षी ने दृढ़ता से जवाब दिया, पर यह ज़मीन मैं उस बेटे को दूंगी जो मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बनेगा। यह सुनते ही अजय और विजय का चेहरा उतर गया। वे समझ गए कि माँ का इशारा रघुवीर की तरफ था। कुछ दिनों बाद मीनाक्षी ने एक वसीयत बनवाई और गांव की ज़मीन का एक हिस्सा रघुवीर के नाम कर दिया। शेष संपत्ति अपने पोते पोतियों के नाम कर दी, यह शर्त रखते हुए कि वे उसका उपयोग केवल अपनी शिक्षा के लिए कर सकते हैं।
बेटों को जब यह बात पता चली तो उन्होंने बहुत हंगामा किया। माँ, आपने हमारे साथ धोखा किया। अजय चिल्लाया। धोखा मैंने नहीं, तुम दोनों ने किया है बेटा। मीनाक्षी ने शांत भाव से कहा। तुमने अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ा। मैंने तुम्हें जीवन दिया पर तुमने मुझे केवल बोझ समझा। रघुवीर ने मुझे वह दिया जो तुम दोनों नहीं दे पाए, प्रेम और सहारा। अब तुम जाओ, मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रहा। अजय और विजय को अपनी गलती का एहसास हुआ, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। वे दोनों मीनाक्षी के जीवन से हमेशा के लिए दूर चले गए। वही मीनाक्षी रघुवीर और उसके परिवार के साथ शांति और संतोष के साथ रहने लगी। रघुवीर ने मीनाक्षी की सेवा में कोई कमी नहीं छोड़ी। मीनाक्षी रघुवीर और उसके परिवार के साथ रहते हुए धीरे धीरे अपने दुखों को पीछे छोड़ने लगी। रघुवीर की पत्नी पुष्पा बहुत ही सरल और दयालु महिला थी। वह मीनाक्षी को अपनी सास की तरह मानती थी और उनकी सेवा करती थी। रघुवीर और पुष्पा का बेटा विनय, जिसका नाम संयोग से मीनाक्षी के बड़े बेटे जैसा था, मीनाक्षी से कहानियाँ सुनकर बड़ा हुआ था और अब कॉलेज में पढ़ रहा था। मीनाक्षी का मन अब शांत था। उन्हें बच्चों के कठोर शब्द नहीं सुनने पड़ते थे। रघुवीर और पुष्पा ने मिलकर उनकी देखभाल की। प्रभाकर जी की पेंशन से जो थोड़ी बहुत राशि आती थी वह मीनाक्षी अपने पास रखती थी, पर रघुवीर ने कभी उनसे कोई पैसा नहीं लिया। एक दिन शाम को जब मीनाक्षी तुलसी के पौधे के पास बैठी थी, विनय कॉलेज से लौटा और उन्हीं के पैर छूकर बैठा। दादी, माँ, विनय ने कहा, आज मैं अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर खाने जा रहा था, पर फिर मुझे लगा कि क्यों ना घर पर ही माँ के हाथ का खाना खाया जाए। माँ आपके लिए बहुत स्वादिष्ट दाल रोटी बना रही हैं। मीनाक्षी मुस्कुरा उठी। कितना अच्छा बेटा है तू विनय। तेरी माँ बाप ने तुझे बहुत अच्छी परवरिश दी है। उधर अजय और विजय अपनी पत्नियों के साथ अपनी अपनी दुनिया में मस्त थे। मीनाक्षी को छोड़कर जाने के बाद उन्हें लगा कि अब वे पूरी आज़ादी से जी सकते हैं। अजय, जो एक बड़ा वकील था, उसने एक बड़ा मुकदमा हार दिया। यह मुकदमा इतना बड़ा था कि उसकी साख पर बट्टा लग गया। क्लाइंट ने उससे मुंह मोड़ लिया और उस पर जुर्माना भी लगा दिया गया। शालिनी की शौकीन आदतें और अजय की गलत वित्तीय योजनाएं उन पर भारी पड़ने लगी। उन्हें अपना आलीशान बंगला बेचना पड़ा। विजय का व्यापार भी लगातार घाटे में चल रहा था। उसकी पत्नी सीमा ने अपने पति को उकसाया कि वह और पैसा लगा दे ताकि बड़ा मुनाफा हो। विजय ने बैंक से बड़ा लोन ले लिया, पर वह दांव उल्टा पड़ गया। उसका व्यापार ठप हो गया और वह कर्ज के बोझ तले दब गया। एक दिन अजय और विजय की मुलाकात शहर के एक छोटे से पार्क में हुई। दोनों के चेहरे पर परेशानी और उदासी साफ झलक रही थी। भैया, क्या हाल है? विजय ने दबी आवाज में पूछा। हाल बुरा है विजय, सब कुछ खत्म हो गया। शालिनी ने घर छोड़कर मायके जाने की धमकी दे दी है। तुम बताओ क्या हुआ? अजय ने कहा। विजय ने अपना सिर झुका लिया। मेरा व्यापार डूब गया भैया। अब तो कर्जदार रोज दरवाजे पर खड़े होते हैं। हमें घर भी बेचना पड़ा।
अब तो फुटपाथ पर आने की नौबत आ गई। दोनों भाई चुप हो गए। उन्हें एकाएक मीनाक्षी की याद आई। उन्हें याद आया कि उनकी माँ ने उन्हें कितने प्यार से पाला था और कैसे उन्होंने मुसीबत में अपनी माँ को बेसहारा छोड़ दिया था। रात भर सोचने के बाद अजय और विजय ने अपनी पत्नियों को छोड़कर एक सुबह रघुवीर के छोटे से घर का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा रघुवीर ने खोला। उन्हें देखकर रघुवीर थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने दोनों को अंदर आने के लिए कहा। अंदर मीनाक्षी बैठी धूप सेक रही थी। अपने बेटों को इस हाल में देखकर मीनाक्षी की ममता जाग उठी, पर उनके चेहरे पर उदासीनता थी। माँ! अजय और विजय एक साथ उनके चरणों में गिर पड़े। हमें माफ़ कर दो माँ, हम बहुत बड़े पापी हैं। हमने आपको दुख दिया और अब हमारे कर्मों का फल हमें मिल रहा है। विजय रोते हुए बोला, माँ, हमारे पास अब कुछ नहीं बचा। हम सब कुछ खो चुके हैं। हमें एक बार फिर अपने पास रख लो माँ। हमें इंसान बनने का मौका दो। मीनाक्षी ने धीरे से अपने हाथ हटा लिए। अब क्यों आए हो बेटा? जब मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब तुम कहाँ थे? रघुवीर आगे आया और बोला, गुरु माँ, ये आपके ही बच्चे हैं, उन्हें माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि आप अभी भी उनसे प्यार करती हैं। मीनाक्षी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने रघुवीर की ओर देखा, जो एक सच्चा इंसान था। ठीक है, मीनाक्षी ने कहा, पर तुम यहाँ मेरे बेटे बनकर नहीं, बल्कि मजदूर बनकर रहोगे। रघुवीर के गैराज में काम करोगे और दिन भर की कमाई से अपना पेट भरोगे। जब तक तुम अपनी गलतियों का प्रायश्चित नहीं करते, तब तक मैं तुम्हें एक माँ की तरह स्वीकार नहीं कर सकती। अजय और विजय ने तुरंत हाँ कर दी। यह उनके लिए एक नया जीवन था, जहाँ उन्हें अपने अहंकार को छोड़कर मेहनत और विनम्रता सीखनी थी। अगले दिन से दोनों वकील और व्यवसायी रघुवीर के गैराज में मैकेनिक के सहायक के रूप में काम करने लगे। वे कड़ी धूप में पसीना बहाते, छोटे मोटे काम करते और रात में रघुवीर के घर के बाहर बरामदे में सोते। उनकी पत्नियों ने उन्हें छोड़कर अपने रास्ते बना लिए थे। धीरे धीरे अजय और विजय को मेहनत की कीमत समझ में आई। उन्होंने गरीबी में जीने वाले रघुवीर के ईमानदार जीवन को देखा और अपने पुराने भौतिकवादी जीवन से घृणा होने लगी। वे रघुवीर के परिवार की सेवा करने लगे और मीनाक्षी की हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखते। कई महीने बीत गए। मीनाक्षी अब अपने बेटों को पास बुलाती, उनसे बातें करती और उन्हें प्यार से खाना खिलाती। उन्हें पता था कि उनके बेटों में अब भी अच्छाई बची है, बस उसे जगाने की ज़रूरत थी। एक शाम मीनाक्षी ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, मेरे बेटे अब बदल गए हैं। उन्होंने अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया है। अब मैं उन्हें क्षमा करती हूँ। रघुवीर मुस्कुराया। गुरु माँ, आप तो साक्षात देवी हैं। मीनाक्षी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और उन्हें गले लगा लिया। जाओ, अब तुम दोनों अपनी नई जिंदगी शुरू करो। मैंने तुम्हें पहले ही माफ़ कर दिया था, पर तुम्हें खुद को माफ़ करने की ज़रूरत थी। यह रघुवीर का घर तुम्हारा भी घर है। अब मिलकर काम करो। अजय और विजय ने उसी दिन फैसला किया कि वे अब कभी
रघुवीर का साथ नहीं छोड़ेंगे और अपने माता पिता के मूल्यों पर आधारित एक नया, सरल और ईमानदार जीवन जिएंगे। वे दोनों रघुवीर के साथ मिलकर काम करने लगे और एक छोटे से गैराज को एक बड़ी वर्कशॉप में बदल दिया। मीनाक्षी ने चैन की सांस ली। उन्हें एहसास हुआ कि ईमानदारी और प्रेम से भरा एक छोटा घर बिना इज्जत के किसी भी आलीशान बंगले से 1000 गुना बेहतर होता है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।